रूस में यूक्रेन के हमले ही उसके लिए काल साबित हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना लगातार 3 दिनों से रूस को दहला रही है। इस बात से पुतिन और उनकी सेना इतनी भड़क गई है कि उसने सर्दी में कीव पर कब्जे का अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान की शुरुआत क्रिसमस के मौके पर हुई। जिस वक्त दुनिया क्रिसमस का जश्न मना रही थी, उस वक्त रूसी फौज यूक्रेन को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से जला रही थी। युद्ध में हमले का ऐसा दौर शुरू हो गया है कि यूक्रेनी फोर्स चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। 25 दिसंबर 2024 क्रिसमस के दिन यूक्रेन पर कयामत की बरसात हुई। दिसंबर 2024 जिस दिन यूक्रेन क्रिसमस का त्योहार मना रहा था, उसी वक्त उस पर बहुत बड़ा बारूदी वज्रपात हुआ। रूसी सेना ने एक साथ यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों पर मिसाइलों की बरसात की। ये ब्लास्ट, ये बारूदी आग, ये विनाश कजान में हमले का प्रतिशोध है। तबाही का ये मंजर रूस के कजान में हमले का परिणाम है। ज़ेलेंस्की सेना पिछले 3 दिनों से लगातार रूसी शहरों में धमाके कर रही थी। अब पुतिन सेना ने क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन को जवाब दिया है। हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज। रूसी सेना ने 3 तरह के मिसाइलों से धावा बोला। इसके बाद यूक्रेन के शहर विनाश की बड़ी आग में जलने लगे। रूस के Tu-95 बॉम्बर रात भर गर्जना करते रहे। रूस के बॉम्बर ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों की वर्षा की। तो रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमले किए। रूस के इन हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया। कई शहरों में आपातकाल लग गया। पुतिन सेना का प्रतिशोध तब पूरा हुआ जब उसने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के गृह नगर में विस्फोट किए। ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह में रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ब्लास्ट किया। हमले में एक इमारत तबाह हो गई, आधा दर्जन लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए। खार्किव में रूस ने रॉकेट और हाइपरसोनिक मिसाइलों से विस्फोट किया। हमले के बाद खार्किव में आपातकाल लग गया। नीप्रो शहर में भी एक के बाद एक कई धमाके हुए। 3 इमारतें बर्बाद हो गईं। तो क्रेमेंचुक में रूसी नौसेना ने कैलिबर क्रूज मिसाइलों से तबाही मचाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने कुछ ही घंटों के अंदर यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों में 80 से ज्यादा मिसाइलें और 120 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। इस हमले से न सिर्फ यूक्रेन विनाश की बड़ी आग में जलने लगा, बल्कि रूसी सेना का ऑपरेशन नीप्रो भी लॉन्च हो गया। तो सवाल यही है कि क्या 31 दिसंबर तक रूस संपूर्ण पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा? फिलहाल तो यही लग रहा है। डोनेट्स्क में रूस का विजय अभियान तेज हो गया है। डोनेट्स्क के 75% इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। रूसी सेना अब नीप्रो को जीतना चाहती है। रूस ने ऑपरेशन नीप्रो के लिए 5000 सैनिक भेज दिए हैं। रूसी फौज नीप्रो नदी पार करने की तैयारी में है। नीप्रो नदी पार कर पूर्व से पश्चिम आना चाहती है। पुतिन सेना नदी पार कर नीप्रो शहर पर कब्जे का प्लान तैयार किया गया है। नीप्रो विजय के बाद रूसी फौज हेरसोन कूच करेगी। पुतिन ने इस काम को 31 दिसंबर तक ही पूरा करने का आदेश दिया है।
क्रिसमस के मौके पर रूस ने इतनी बड़ी तबाही क्यों मचाई? इसके एक नहीं बल्कि 3 कारण। पहला कारण तो यही है कि यूक्रेनी फोर्स कई दिनों से कजान, रोस्टोव और कोर्स्क समेत रूस के कई प्रांतों में हमले कर रही थी। इस बात से क्रोधित रूसी फौज ने यूक्रेन में मिसाइल वर्षा की। दूसरा कारण यह है कि रूस में क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है। पहले यूक्रेन में भी युद्ध से पहले क्रिसमस की तारीख 7 जनवरी ही होती थी, लेकिन जेलेंस्की ने यह तारीख बदलकर 25 दिसंबर कर दी और यूक्रेन इसी तारीख को क्रिसमस मनाने लगा। यही वजह है कि रूस हर 25 दिसंबर को यूक्रेन पर जबरदस्त हमले करता है। तीसरा कारण पुतिन का डोनेस्क और नीप्रो जीतने का ऑपरेशन है, जिसे पुतिन सेना 31 दिसंबर से पहले खत्म करना चाहती है। रूसी सेना नीप्रो की तरफ बढ़ रही है और यूक्रेनी फोर्स उसे रोकने की कोशिश में जुटी है। कुपियांस्क में यूक्रेनी फोर्स ने जबरदस्त हमला कर रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना की टुकड़ी को खत्म कर दिया। हेरसोन में यूक्रेन ने रूस के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी हमले से रूसी सैन्य वाहन के 2 कॉलम बर्बाद हो गए। रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन ने रोबो सेना उतार दी है। यूक्रेन के रोबोट न सिर्फ रूसी सैनिकों की तलाश कर रहे हैं, बल्कि उन्हें टारगेट भी कर रहे हैं। यूक्रेन पूरी ताकत से रूसी सेना को रोकने में जुटा है, लेकिन सच यह है कि उसे उतनी कामयाबी नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। रूस की सेना अगर इसी तरह आगे बढ़ती रही तो 31 दिसंबर तक न सिर्फ डोनेस्क बल्कि नीप्रो शहर पर भी कब्जा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डॉनबास में रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिली है। डॉनबास के नोविप्रोड पर रूसी का सेना का कब्जा होने की जानकारी है। रूसी पोस्ट से जानकारी ये मिली कि यूक्रेनी सेना इलाका छोड़कर भाग गई है। रूस और नेटो का अप्रत्यक्ष युद्ध तो करीब 3 साल से जारी है, लेकिन सीधे टकराव या एपिसेंटर जो बना है वो है मोल्दोवा का नेशन विद द नेशन ट्रांसनिस्ट्रिया। रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने इसके संकेत दिए हैं, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन स्पेशल अलर्ट पर है। ईयू की रिपोर्ट है कि रूस यूरोप में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डिजाइन किया गया है, जो मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया से शुरू हो सकता है और इसके बाद जंग नेटो सदस्य देश रोमानिया में भड़कने की आशंका है। देखिए क्या है पुतिन का ऑपरेशन टी, इससे कैसे नेटो और रूस का टकराव हो सकता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ यूक्रेनी जमीन पर रूस का झंडा फहराना नहीं है, बल्कि पुतिन की दृष्टि रूस के पुराने वैभव को दोबारा स्थापित करने पर है। रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत तो कीव पर कब्जे के इरादे से की थी, लेकिन पुतिन ने रणनीति बदली और सलामी स्लाइसिंग पर उतरा, यानी यूक्रेन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने साथ मिलाने की रणनीति। यूक्रेन के 4 हिस्से रूस में शामिल हो चुके हैं और इन 4 हिस्सों से आगे की जंग शुरू होने वाली है, जिसके संकेत ज़ेलेंस्की ने बहुत पहले ही दे दिए थे। ज़ेलेंस्की ने जो कहा वो सच हो सकता है और पुतिन की इस नई जंग का केंद्र होगा यूक्रेन से सटा मोल्दोवा। रिपोर्ट है कि रूस ने मोल्दोवा पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर ली है।
रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस एसवीआर ने दावा किया है कि मोल्दोवा ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमला करने की तैयारी में है। राष्ट्रपति माया सांदू ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस समर्थक सरकार को हटाना चाहती हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो पश्चिमी देशों के समर्थन से युद्ध नहीं छेड़ेंगी। रूस ने यह दावा उस वक्त किया है जब मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू ने दूसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली। Să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea 24 दिसंबर को जब चिसिनाउ में सांदू दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ले रही थी, तभी रूस ने ये दावा किया। să apăr democrația, drepturile și libertăți. मोल्दोवा और खुद माया सांदू अमेरिका समर्थक हैं और रूस से सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। माया सांदू ने बीते कार्यकाल में भी ट्रांसनिस्ट्रिया पर नियंत्रण का मुद्दा उठाया था। रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस का दावा है कि पद संभालते ही मोल्दोवा की नई राष्ट्रपति जबरदस्ती स्वायत्त क्षेत्र ट्रांसनिस्ट्रिया पर कब्जा करने की तैयारी में है और रूसी सैन्य ठिकानों को वहां से समाप्त करना चाहती है। ईयू ने कहा है कि रूस मोल्दोवा सरकार पर आरोप बढ़ रहा है। रूसी सेना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मोल्दोवा पर हमला करना चाहती है। इसी के साथ मॉस्को यूरोप में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। रूस के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया बहुत अहम है। ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ आने पर खार्किव से ब्लैक सी तक रूस का मजबूत कॉरिडोर बन जाएगा। जाहिर है मोल्दोवा में भी रूस का नियंत्रण बढ़ेगा। ट्रांसनिस्ट्रिया एक अहम स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। काला सागर से सटा ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा के बड़े हिस्से को यूक्रेन से अलग करता है। 1991 में ये मोल्दोवा से अलग हुआ। मोल्दोवा से अलग होकर खुद को आजाद देश घोषित किया। अभी ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस समर्थक सरकार का शासन चलता है। वादिम क्रास्नोसेल्स्की यहाँ के तीसरे और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया की 97% आबादी रूस में विलय की पक्षधर है। यहाँ के अधिकांश लोगों के पास रूस की नागरिकता भी है, जबकि मोल्दोवा ट्रांसनिस्ट्रिया को अपना अभिन्न अंग मानता है। मोल्दोवा यूएस के समर्थन से ट्रांसनिस्ट्रिया विलय की लंबे समय से तैयारी कर रहा है और इसीलिए रूस ने दावा किया है कि मोल्दोवा ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमला कर सकता है। यानी रूस अब मोल्दोवा पर हमला कर सकता है और ऐसा हुआ तो जंग नेटो सीमा यानी रोमानिया तक पहुंच जाएगी। रूस ब्लैक सी से मोल्दोवा और यूक्रेन की फौज पर बड़ा हमला कर सकता है। रूसी नेवी ने अचानक सेवेस्तोपोल और नोवरोसिस्क नेवल बेस पर जहाजों की तैनाती बढ़ा दी। दोनों तरफ रूस के फ्रिगेट, डेस्ट्रॉयर और सबमरीन के साथ 9 लैंडिंग शिप तैनात किए जाने की रिपोर्ट है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में रूस के 2 फ्रिगेट शिप तैनात हैं। नोवरोसिस्क में भी 2 फ्रिगेट शिप तैनात हैं। सेवेस्तोपोल में रूस के 2 कॉर्वेट क्लास शिप तैनात हैं, तो नोवरोसिस्क में 2 कॉर्वेट क्लास शिप तैनात हैं। सेवेस्तोपोल में 4 अटैक सबमरीन तैनात की गई हैं। इन हथियारों की तैनाती का मतलब है मोल्दोवा में रूसी फौज पर बड़े हमले की तैयारी है। रूस ने यह कदम हाइपरसोनिक मिसाइल ओरश्नी की तैनाती के बाद उठाया है और रूस के राष्ट्रीय प्रसारण में अमेरिका और यूरोप को भस्म करने की चेतावनी जारी हो चुकी है। मोल्दोवा पर रूस के हमले की बढ़ती आशंका देखते हुए यूरोप में हथियारों की रेस शुरू हो गई है। मोल्दोवा के पड़ोसी देश रोमानिया ने आत्मरक्षा के लिए खर्च बढ़ा दिया है। रोमानिया ने अमेरिकी कंपनी RTX के साथ 8080 करोड़ रुपए का करार किया है।
RTX रोमानिया के लिए नए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बना रही है। इटली ने 24 नए यूरो फाइटर टाइफून जेट खरीद का सौदा फाइनल कर दिया है। EU रूस की ओर से बढ़ते हुए खतरे पर गंभीर है। अगर किसी भी नेटो सदस्य देश पर रूसी बारूद गिरा तो अमेरिका रूस की सीधी जंग शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर ग्रैड MLRS से रूस के हमले हुए हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की कई पोस्ट तबाह हुई हैं। UAV टीम के इनपुट पर सटीक MLRS हमले हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क फतेह का अभियान तेज कर दिया है। कुर्स्क के मोर्चे पर कोरियाई सैनिक मारे जा रहे हैं, जिससे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग आग बबूला है। इधर यूक्रेन ने एक नई मिसाइल तैयार की है। दावा यह है कि मिसाइल मॉस्को तक को दहलाने की क्षमता रखती है। माना यह जा रहा है कि ज़ेलेंस्की फिलहाल इस मिसाइल का इस्तेमाल कुर्स्क में कर सकते हैं। यूक्रेन से आ रही इन खबरों के बाद दुनिया में परमाणु विनाश के बादल मंडराने लगे हैं। डर है कि पुतिन और किम जोंग यूरोप में एटमी तबाही ला सकते हैं। मॉस्को में मीटिंग्स का दौर जारी है। पुतिन अपने वॉर कमांडर्स के साथ एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। Наша цель нашего из Министерства обороны, государственного бюджета. इधर प्योंगयांग में किम जोंग भी बेचैन है। उनकी नजर रूस यूक्रेन की जंग पर टिकी है। मॉस्को से लेकर प्योंगयांग तक मची इस हलचल की वजह है कुर्स्क की जंग, जिसे जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरी शक्ति लगा दी है। कुर्स्क की जंग से इस वक्त दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। नंबर 1, किम जोंग ने कुर्स्क में नए हथियार और सैनिक भेजे हैं। नंबर 2, ज़ेलेंस्की की नई मिसाइल कुर्स्क में कोहराम मचाने के लिए तैयार है। दरअसल यूक्रेन ने कुर्स्क फतेह के लिए एक नया हथियार तैयार किया है, जो दुनिया में न्यूक्लियर महाविनाश की वजह बन सकता है। कैसे, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर की बेचैनी की वजह जानना जरूरी है। दरअसल कोरियाई सैनिकों के लिए ज़ेलेंस्की सेना के सामने टिके रहना बेहद मुश्किल हो रहा है। कुर्स्क की जंग में बड़े पैमाने पर उत्तर कोरिया के सैनिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क में अब तक 3000 कोरियाई सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं दक्षिण कोरिया के रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मारे गए कोरियाई सैनिकों की संख्या 1100 के आसपास है। बीते 2 हफ्ते में कई ऐसे वीडियो भी सामने आ चुके हैं जिसमें कई सैनिकों की लाशें नजर आ रही हैं। दावा है कि ये सभी सैनिक किम जोंग के थे। दक्षिण कोरिया के सांसद ली सुंग क्वान ने अपने एक बयान में कहा है कि मारे गए सैनिकों में कमांडर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। कोरियाई सैनिक रूसी युद्ध क्षेत्र और ड्रोन से अपरिचित हैं, यही उनके मारे जाने की एक बड़ी वजह है। कुर्स्क की जंग में कोरियाई सैनिक और उच्च पदस्थ अधिकारियों के मारे जाने से किम जोंग आग बबूला है। खबर है कि किम बहुत जल्द कुर्स्क में नए सैनिकों की बटालियन भेजने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि किम जोंग ने कोरियाई सैनिकों के लिए हथियारों की बड़ी खेप भेजी है, ताकि कुर्स्क की जंग में वो कोरिया मेड हथियारों से लड़ सके। दक्षिण कोरिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग ने मॉस्को के लिए 6700 कंटेनर भेजे हैं। ये सभी कंटेनर हथियारों से लोड हैं। इसके अलावा किम ने बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन तेज कर दिया है। बहुत जल्द वो बैलिस्टिक मिसाइलें मॉस्को पहुंचाने की तैयारी में है।
इधर जंग में नए कोरियाई सैनिक और हथियारों की एंट्री होने वाली है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी कुर्स्क लेकर मॉस्को तक तबाही मचाने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने एक नई लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार की है जिसका नाम है ट्रैम्बिटा। दावा है कि ये मिसाइल मॉस्को तक तबाही मचाने में सक्षम है। वहीं इसे पूरी तरह से यूक्रेन में बनाया गया है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ट्रैम्बिटा मिसाइल की ताकत का पहला ट्रेलर कुर्स्क में दे सकते हैं। यूक्रेन की ट्रैम्बिटा मिसाइल की रेंज 8 फीट है। इसका वजन 100 किलो है। यूक्रेन का दावा है कि यह मिसाइल 20 किलो तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ट्रैम्बिटा की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक बताई जा रही है। वहीं इसकी रेंज की बात की जाए तो ये मिसाइल 500 से 700 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेज सकती है। दावा है कि यूक्रेन ने इस मिसाइल में पल्स जेट इंजन का इस्तेमाल किया है। हालांकि ज़ेलेंस्की की ट्रैम्बिटा मिसाइल जर्मनी के V1 फ्लाइंग बम की कॉपी मानी जा रही है। जर्मनी ने V1 फ्लाइंग बम को साल 1939 में विकसित किया था। जर्मनी ने इसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में किया। हालांकि 1945 के बाद इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। इन दोनों की तुलना की बात करें तो ट्रैम्बिटा मिसाइल की रफ्तार जहां 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं जर्मनी के फ्लाइंग बम की रफ्तार 650 किलोमीटर प्रति घंटे थी। रेंज की बात की जाए तो ट्रैम्बिटा की रेंज 700 किलोमीटर तक है। वहीं फ्लाइंग बम की रेंज 250 किलोमीटर थी। दोनों में पल्स जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन भले ही ट्रैम्बिटा को अपनी स्वदेशी मिसाइल बता रहा है, लेकिन यूक्रेन के इस दावे को हजम करना बेहद मुश्किल है, जिसकी वजह है ये तस्वीरें। ये अगस्त 2023 की तस्वीरें हैं। यूक्रेन एक गैराज जैसी दिखने वाली जगह पर मिसाइल का डिकॉय तैयार कर रहा है। ये मिसाइल डिकॉय ट्रैम्बिटा का है। बीते साल सुपर प्राइम टाइम शो में हम आपको दिखा चुके हैं कि यूक्रेन किन हालातों में ट्रैम्बिटा मिसाइल का प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है। ये ट्रैम्बिटा मिसाइल का प्रोटोटाइप है। इस मिसाइल को बनाने के लिए किसी रॉकेट साइंस, इंजीनियरिंग या किसी बड़ी लैब की जरूरत नहीं होती। यूक्रेन कीव के नजदीक इस मिसाइल को बना रहा है। यूक्रेन की मिसाइल सफलता पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि 1.5 साल पहले तक जो यूक्रेन जोड़ तोड़ करके गैराज में मिसाइलें बना रहा था, उसने अचानक इतनी आधुनिक मिसाइल कैसे तैयार कर ली। यूक्रेन की सफलता के पीछे 2 संभावित वजह मानी जा रही हैं। नंबर 1, यूक्रेन को मिसाइल तकनीक नेटो से मिली है। नंबर 2, या फिर ज़ेलेंस्की नेटो की किसी मिसाइल पर यूक्रेनी लेबल चिपकाकर अपना बता रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में अब कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। ज़ेलेंस्की और नेटो को डर है कि ट्रंप यूक्रेन को हथियार की सप्लाई बंद कर सकते हैं। इसी संभावना को ध्यान में रखकर नेटो यूक्रेन को हथियार तैयार करने में मदद कर रहा है ताकि इन हथियारों से जब रूस पर हमला करे तो इल्जाम नेटो पर ना लगे। हालांकि नेटो के इस षड्यंत्र से पुतिन भी अच्छी तरह वाकिफ है। पुतिन पिछले 15 दिनों से यूरोप को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने इस हथियार का इस्तेमाल मॉस्को या कुर्स्क में किया तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, यूक्रेन, इजराइल वर्सेस प्रॉक्सी। ये युद्ध रक्षा विशेषज्ञों के लिए बड़ी केस स्टडी है और इन युद्धों में नए सामरिक तरीके आजमाए गए और कामयाब भी हुए। इन्हीं युद्धों में ड्रोन का मल्टी रोल इस्तेमाल किया गया और अब हर देश के रक्षा विभाग में ये बहस हो रही है कि फाइटर जेट जंग के लिए ज्यादा जरूरी है या कम खर्च वाले ड्रोन। आज फिर इस मुद्दे ने यूरोप और अमेरिकी सरकारों में जोर पकड़ा है क्योंकि पहली बार रूस का फाइटर जेट ड्रोन के टकराने से धराशायी हो गया है। देखिए ड्रोन वर्सेस फाइटर जेट का विश्लेषण करती ये रिपोर्ट और देखिए कैसे कुछ लाखों रुपए के ड्रोन के सामने करोड़ों के हाईटेक फाइटर जेट कमतर पड़ रहे हैं।
रूस का Su-25 मल्टी रोल फाइटर जेट एक रनवे से उड़ान भरने के बाद यूक्रेनी चौकियों पर हमले करने के लिए बढ़ा। डोनेस्क क्षेत्र के ऊपर पहुंचते ही इस फाइटर जेट की टक्कर एक ड्रोन से हो गई। छोटे से एक ड्रोन की टक्कर के बाद फाइटर जेट आसमान से जमीन पर आ गिरा। ये रूस के उसी फाइटर जेट के मलबे की तस्वीरें हैं। रूसी फाइटर जेट की टक्कर रूस के ज़ाला ड्रोन से हुई। टक्कर से जेट की कॉकपिट विंडो और एवियोनिक्स सिस्टम टूट गए। दुर्घटना में पायलट की जान बच गई। ये गलती से हुई टक्कर का नतीजा था। ड्रोन से जेट पर हमला नहीं किया गया था। अगर हमला होता तो जेट में विस्फोट हो जाता। इससे पहले भी कई बार जेट हेलीकॉप्टर की ड्रोन से टक्कर बाल बाल बची है। फ्रंट लाइन पर अनियंत्रित ड्रोन ट्रैफिक रहता है और महंगे जेट लगातार खतरे से घिरे रहते हैं। अब सवाल यह उठने लगा है कि किसी भी युद्ध में फ्रंट लाइन पर बमबारी के लिए क्या फाइटर जेट के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि बमबारी के लिए ड्रोन सटीक काम कर रहे हैं। फाइटर जेट से युद्ध क्षेत्र का सैन्य सर्वेक्षण किया जाता है, जबकि यही काम FPV ड्रोन बहुत कम खर्च में करते हैं। फाइटर जेट उड़ाने के लिए एविएशन प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, जबकि ड्रोन उड़ाने के लिए प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने होते। फाइटर जेट का ऑपरेशन बहुत महंगा होता है, जबकि ड्रोन बहुत कम खर्च में उड़ान भरते हैं। फाइटर जेट से फ्रंट लाइन पर बमबारी होती है। ड्रोन भी कम शक्ति वाले बम से हमले करते हैं। सबसे बड़ी चीज, एक फाइटर जेट की कीमत करोड़ों रुपए होती है, जबकि अच्छे अटैक ड्रोन 19 से 20 लाख रुपए में तैयार हो जाते हैं। फाइटर जेट से चलने वाली एक मिसाइल की कीमत ड्रोन के बराबर होती है, जबकि ड्रोन जेट की तरह उड़ता है और गिरने के बाद विस्फोट करके मिसाइल का काम भी करता है। रूस और यूक्रेन दोनों अपनी अपनी फ्रंट लाइन पर यह साबित कर चुके हैं। दोनों ओर की सेनाएं ड्रोन का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही हैं और सैन्य चौकियों पर जरूरत के हिसाब से जरूरी क्षमता के हमले कर रही हैं। रूस ने बीते 3 साल में अपनी सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव करके फाइटर जेट का प्रोडक्शन कम किया है और ड्रोन प्रोडक्शन में पूरी ताकत झोंक दी है। रूस एक महीने में 2000 से ज्यादा शाही ड्रोन बना रहा है। यूक्रेन की रिपोर्ट है कि रूस ने 2024 में 16,000 से ज्यादा ड्रोन अपनी फैक्ट्रियों में बनाए हैं। ये ड्रोन के मलबे से मिले सीरियल नंबर से पता लगा है। फरवरी 2024 में रूस के ड्रोन मलबे पर सीरियल नंबर I2600 लिखा मिला, जबकि दिसंबर 2024 में गिराए गए ड्रोन पर I11934E सीरियल नंबर लिखा था। ड्रोन वॉरफेयर ने युद्ध में खर्च घटाया है, सैनिकों की जान पर खतरा कम किया है। ऑपरेटर कई किलोमीटर दूर बैठकर फ्रंट लाइन पर हमले कर रहे हैं, जबकि फाइटर जेट को हमले के लिए एक निश्चित दूरी तक जाना होता है। फाइटर जेट के गिरने से सेना को करोड़ों का नुकसान होता है, जबकि ड्रोन गिरकर विस्फोटक हमला करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ड्रोन वर्सेस फाइटर जेट की बहस दुनिया भर के रक्षा विभागों में हो रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार मस्क ने भी 25 नवंबर को फाइटर जेट प्रोजेक्ट की आलोचना की थी। अब खबर है कि अमेरिका की एयरफोर्स एक नए फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी चाहती है। अमेरिकी वायुसेना कमेटी ने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट को जरूरी माना है। NGAD यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम कमेटी में $multi billion नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पर चर्चा की गई। NGAD का यह प्रोग्राम 2024 की शुरुआत में रोक दिया गया था। अब ट्रंप सरकार को इस प्रोजेक्ट पर फैसला लेना है।
20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप यूएस की सत्ता का कार्यभार संभालने वाले हैं, लेकिन ट्रंप के रुख से ऐसा नहीं लगता कि एनजीएडी कमेटी का यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ट्रंप ने डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया है, जिसका मकसद अमेरिकी टैक्स पेयर के धन का सदुपयोग करना है और इस विभाग की कमान कारोबारी एलॉन मस्क के हाथ में है। एलॉन मस्क पहले ही अमेरिका के नेक्स्ट जेन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम पर सवाल उठा चुके हैं। 25 नवंबर को मस्क ने कहा, पायलट वाले फाइटर जेट ड्रोन के दौर में टिक नहीं पाएंगे, इनसे सिर्फ पायलट मारे जाएंगे। इस बीच कुछ इडियट्स हैं जो अभी भी पायलट वाले F-35 फाइटर जेट बना रहे हैं। मस्क का यह बयान F-35 फाइटर जेट पर जारी की गई एक रिपोर्ट के बाद आया था। पच्चीस नवंबर को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने F-35 पर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में F-35 की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे। जेट की मेंटेनेंस में देरी और साइबर डिफेंस जैसी गंभीर समस्याओं का हवाला दिया गया। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद लॉकहीड मार्टिन के इस विमान प्रोजेक्ट की फंडिंग कम की जा सकती है। F-35 फाइटर जेट प्रोजेक्ट अमेरिकी इतिहास का सबसे महंगा जेट प्रोजेक्ट है और अमेरिका इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। मस्क चाहते हैं कि अमेरिका फ्यूचर वेपन तैयार करे, ना कि ऐसे जेट जिन्हें ड्रोन से मार गिराना आसान हो। ऐसे में अमेरिका के 6th जेन जेट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के आसार बहुत कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका और इजराइल के लिए हूती इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के 96 घंटे बाद हूती ने इजराइल पर एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। हूती ने न सिर्फ इजराइल को दहलाया है, बल्कि अमेरिका का F-18 फाइटर जेट भी हूती की मिसाइल से बाल बाल बच गया है। तारीख 21 दिसंबर, जगह सना, यमन। अमेरिकी नौसेना ने सना में एक के बाद एक बम बरसाए। इन धमाकों में हूती के मिसाइल प्लांट और कई हथियार डिपो तबाह कर दिए गए। अमेरिका और इजराइल को यकीन था कि इस हमले के बाद हूती हथियार उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन यह विश्वास गलत था। हूती ने इजराइल के खिलाफ एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। 25 दिसंबर की सुबह 4 बजे हूती ने इजराइल पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों का टारगेट दक्षिणी और मध्य इजराइल था। इजराइल का दावा है कि उसने सभी मिसाइलें नष्ट की। हालांकि हूती के दावों की माने तो उसकी एक मिसाइल लक्ष्य को भेदने में कामयाब रही। दावा है कि ये इजराइल के एश्केलोन शहर की तस्वीरें हैं, जहां पावर प्लांट के पास हूती की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, जिसके बाद जोरदार धमाका देखा गया। धमाके के बाद यहां आग लग गई। हालांकि पावर प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित है। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं, जहां आसमान में हूती की मिसाइल नजर आई तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए और उन्होंने हूती की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। साफ है, अमेरिका के हमले हूती पर बेअसर रहे। ऐसे में अब हूती के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के साथ सऊदी अरब भी खुलकर खड़ा हो गया है। सऊदी अरब ने हूती पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये उत्तरी यमन के पास बॉर्डर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां से सऊदी अरब ने यमन के सादा शहर पर बमबारी की। दरअसल हूती न सिर्फ इजराइल बल्कि सऊदी के लिए खतरा बनता जा रहा है। अमेरिका से मित्रता की वजह से सऊदी हूती के टारगेट पर है। ऐसे में सऊदी अरब अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर हूती को खत्म करने की तैयारी में है। हूती को मिटाना अमेरिका के लिए इसलिए भी जरूरी हो चुका है क्योंकि हूती लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वो लगातार अमेरिकी नौसेना को जख्म दे रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूएसएस गेटिसबर्ग ने एक बार फिर F-18 सुपर हॉर्नेट पर हमला किया।
मिसाइल फाइटर जेट से महज 30 मीटर दूर से गुजरी। फाइटर जेट पर उस वक्त मिसाइल दागी गई जब वो यूएसएस ट्रूमैन पर उतरने की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी नौसेना इससे भले ही भूल बता रही है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह हमला एक बार फिर हूती ने ही किया था। इन कयासों की वजह हाल ही में तबाह हुआ अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट है। दरअसल 21 दिसंबर के दिन अमेरिकी फाइटर जेट हूती पर स्ट्राइक के बाद वापस लौट रहा था। इसी दौरान एक F-18 फाइटर जेट क्रैश होकर समंदर में जा गिरा। अमेरिका का दावा था कि यूएस फ्रिगेट ने गलती से अपने ही फाइटर जेट पर मिसाइल दाग दी। वहीं हूती का दावा था कि अमेरिकी फाइटर जेट हूती के मिसाइल से टकराकर क्रैश हो गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना से एक ही गलती बार बार कैसे हो सकती है। यही वजह है कि दुनिया F-18 की तबाही के पीछे हूती के दावों को सच मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। पाकिस्तान ने मंगलवार की रात अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की। दावा है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने टीटीपी के ठिकानों पर बम बरसाए। पाकिस्तान एयरफोर्स के इस हमले के बाद तालिबान आग बबूला है और उसने पाकिस्तान को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। आधी रात का वक्त था। पाकिस्तान से लगती पूर्वी अफगानिस्तान की सीमा में कुछ फाइटर जेट दाखिल हुए। इन फाइटर जेट्स के टारगेट पर पख्तिका प्रांत का बरमाल जिला था। कुछ ही मिनटों बाद ये बरमाल की सरहद के पास पहुंचे और ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। 24 दिसंबर की रात पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के बरमाल में एयर स्ट्राइक की। यहां कुल 4 इलाकों को टारगेट किया गया। इस हमले में 46 लोगों के मारे जाने की खबर है। दावा है कि यह स्ट्राइक टीटीपी के ठिकानों पर की गई है। दावा है कि यह वीडियो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक का है। वीडियो में जबरदस्त धमाका देखा जा सकता है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स में एयर स्ट्राइक का टारगेट भले ही टीटीपी के ठिकानों को बताया जा रहा हो, लेकिन अफगानिस्तान की माने तो यहां वजीरिस्तानी शरणार्थी रहते थे। अब इनके कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें तबाही के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। दावा है कि यह वीडियो एक शरणार्थी कैंप का है। इस कैंप के पास एयर स्ट्राइक की गई थी। बम धमाके के झटकों से कैंप में पूरा सामान बिखर चुका है। दरअसल बीते 2 साल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह टीटीपी आतंकियों के पाकिस्तान पर बढ़ते हमले हैं। पिछले हफ्ते टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला किया था। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 16 जवान मारे गए थे। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान टीटीपी आतंकियों को शरण दे रहा है। हालांकि तालिबान हमेशा से पाकिस्तान के दावों का खंडन करता रहा है। बीती रात भले ही पाकिस्तान ने तालिबान को दहलाया हो, लेकिन अब वो खुद डर से सहमा हुआ है, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान आग बबूला है और तालिबानी सरकार ने बारूद का बदला बारूद से लेने की कसम खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में मौत का आंकड़ा 45,000 से ऊपर पहुंच चुका है। मरने वालों में बड़ी संख्या मासूम फिलिस्तीनी नागरिकों की है। इजरायली सैनिकों पर फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या के आरोप लगते रहे हैं। आईडीएफ के कई सैनिकों पर युद्ध अपराध के केस हैं। दावा किया जा रहा है कि इजरायल के ऐसे सैनिक अब श्रीलंका में शरण ले रहे हैं। ये वीडियो अगस्त 2024 का है, जिसमें टैंक के अंदर कई इजरायली सैनिक नजर आ रहे हैं। टैंक के कैमरे में एक फिलिस्तीनी नागरिक का शव दिख रहा है। वीडियो बना रहे सैनिक हंस रहे हैं, साथ ही बेहद गर्व के साथ एक आम फिलिस्तीनी को मारने का तमगा इस इजरायली सैनिक को दे रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहे इस सैनिक का नाम गेल फेरेनबुक है, जिस पर गाजा जंग में युद्ध अपराध का आरोप है। दावा है कि अगस्त 2024 में इसने एक आम फिलिस्तीनी की हत्या की थी, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसके बाद से ही गेल फेरेनबुक देश से गायब है।
सिर्फ गैल फेरेनबुक ही नहीं बल्कि इजराइल के ऐसे 30 से ज्यादा सैनिक हैं जिन पर दुनिया भर की अलग अलग संस्थाओं ने युद्ध अपराध से जुड़े केस किए हुए हैं। लेकिन अब इजराइल पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने सैनिकों को श्रीलंका छिपने के लिए भेज रहा है, जिसका खुलासा बेल्जियम की हिंद रजन फाउंडेशन ने किया है। दरअसल हिंद रजन फाउंडेशन का दावा है कि उसने गैल फेरेनबुक को श्रीलंका में देखा है। फाउंडेशन ने श्रीलंकाई अधिकारियों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और इंटरपोल से उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इसके बाद इजराइल ने अपने सैनिक को श्रीलंका छोड़ने के लिए कहा है। दरअसल गाजा की जंग में रोजाना 50 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। यहां मौत का आंकड़ा 45,000 को पार कर चुका है। दुनिया भर के फाउंडेशन ये दावा कर रहे हैं कि गाजा में इजरायली सैनिक मासूम फिलिस्तीनियों का कत्ल कर रहे हैं और जिन सैनिकों को लेकर इसके सबूत सामने आ रहे हैं उन्हें श्रीलंका और दुनिया के दूसरे देशों में छिपने के लिए भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और जिस वक्त दुनिया क्रिसमस का त्योहार मना रही है, जिस समय लोग ईसा मसीह की जयंती का जश्न मना रहे हैं, उसी वक्त उस शहर में मायूसी है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। सवाल ये है कि आखिर ईसा मसीह की जन्मस्थली क्रिसमस पर सूनी क्यों है? पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है। ईसा मसीह की जयंती पर शहर शहर शानदार सजावट है, आकर्षक लाइटिंग है, घर और बाजार गुलजार है। लोग ईसा मसीह से मुरादें मांग रहे हैं। लेकिन उस शहर में अंधेरा है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जिस जगह ईसा मसीह पैदा हुए थे वहां मायूसी छाई है। इस शहर का नाम है बेथलेहम। ईसाइयों की मान्यता है कि वेस्ट बैंक में पड़ने वाले बेथलेहम शहर में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। लेकिन बेथलेहम के लोग लगातार दूसरी बार क्रिसमस का जश्न नहीं मना रहे हैं।